हेलो दोस्तों। तो आए एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें और मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर्स का नाम है वो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो इसमें सबसे पहले मीनिंग आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करूँ ना तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में सिमिलर दिखते हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में डिसिमिलर दिखते हैं। या कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं जिस कंडीशन में एक ह्यूमंस का कैरेक्टर्स दूसरे ह्यूमंस के कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये सब आपका क्या हुआ, इनहेरिटेंस हो गया। मतलब ये हुआ कि एनी एनी करेक्टर any character comma behavior comma external growth etc। कहने का मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि एनी करेक्टर्स बिहेवियर्स एंड एक्सटर्नल ग्रोथ्स आर आर appear in human एंड ये ह्यूमन में ही नहीं होगा, ये प्लांट में भी हो सकता है। मे बी प्लांट called as inheritance। एग्जाम्पल आप जैसे कि देखते होंगे किसी का एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाता होगा। सबसे पहली बात तो उसका करेक्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब उसके पेरेंट का करेक्टर या का करेक्टर जो है उसके ऑफ स्प्रिंग में करेक्टर चला गया होगा, तो मेन आ जाता है उसका करेक्टर डिफरेंट हो जाता होगा। करेक्टर और मे भी हो सकता है कि उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है कभी कभी ऑफ स्प्रिंग का। किसके कंपेयर में, तो उसके फादर के कंपेयर में या फिर उसके पेरेंट के कंपेयर में बिहेवियर बिहेवियर या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ भी उसका चेंज हो जाता है। जैसे कि उसका जो बोन्स हैं वो बड़ा हो जाना या फिर उसका हाइट को इंक्रीज हो जाना या उसके फेट मोटा हो जाना। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ है जिसमें फादर का ग्रोथ कुछ डिफरेंट होगा और उसके ऑफस्प्रिंग का ग्रोथ जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये भी हो जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ। और सबसे मेन देखो ये सारा का सारा फंक्शन कहाँ चलेगा, इसके बॉडी में ही चलेगा ना, बाहर तो होगा नहीं। यहाँ पे भले ही लिखा हो एक्सटर्नल ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ का मतलब हुआ कि उसके बॉडी का ग्रोथ होना। अब कुछ ऐसे सारे के सारे फंक्शन जो होता है ना ह्यूमन के बॉडी में ही होता है, और ह्यूमन के बॉडी में सबसे मेन भूमिका निभाता है आपको उसका जीन्स। तो हो सकता है उसके जीन्स में भी कुछ डिफरेंट वेरिएशन आ जाए, चेंजेज आ जाए। तो ये सारे के सारे किस में आ जाता है, आपके इनहेरिटेंस में। तो व्हाट इज डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? द इनहेरिटेंस इज ए इट इज ए inheritance is a meaning of inheritance of any humans. They have components dissimilar appear in the humans from the parent। ये हो गया आपका इनहेरिटेंस का। अब देखो जब इनहेरिटेंस के बारे में हम बात किए कि इनहेरिटेंस जो है वो किसी भी ह्यूमंस के जो एक्सटर्नल बिहेवियर करेक्टर्स जीन्स कुछ भी हो डिफरेंट दिखना फ्रॉम द पेरेंट, ये सब का होता है आपका एक्सटर्नल इनहेरिटेंस। अब इस इनहेरिटेंस में
कभी कभी देखते होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट कराता होगा, मतलब कभी ऐसे केस आते होंगे, पुलिस केस जिसको बोलता है, उस केस में डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। तो कभी कभी ऐसे केस होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि पेरेंट जो था उसका ऑफस्प्रिंग को खोजने में परेशानी होती है। कभी कभी ऐसे केस आते हैं कि मान लो कि दो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ और दोनों ऑफस्प्रिंग जो है सिमिलर होता है। कभी कभी उस क्लोन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लोन। लेकिन उस क्लोन में वहाँ तक ठीक है। और कभी ऐसे केस आते हैं जो जब मान लो कि एक बच्चे को 10 बच्चों के बीच में रखा जाए तो सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पे पहचानने में कठिनाई हो जाती है। तो उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक डीएनए फिंगरप्रिंट लाया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी डीएनए को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रियल में वो ऑफस्प्रिंग किस पेरेंट का प्रोडक्शन है, किस पेरेंट का कैरेक्टर्स है, उसको यहाँ से डिफाइन किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये एलेक जेफरी ने दिया था। एलेक जेफरी ने इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दिया था। और इसने ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व किया जिससे उस ऑफस्प्रिंग को खोजने में सहायता मिला, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स थे, जैसे कि एडिनिन थे, गुआनिन थे, साइटोसिन और लास्ट थाइमिन थे। ये 4 कंपोनेंट्स को खोजकर और फिर उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट को दिया। और इसी चारों न्यूक्लियोटाइड्स, ये चारों क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। इट इज न्यूक्लियोटाइड्स इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। अब यही न्यूक्लियोटाइड्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में, और उससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है इसका डीएनए क्या है। और यही डीएनए के हेल्प से हम उसके पेरेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि रियल में यही पेरेंट उसका फादर है, मदर से जो भी हो। अब चूंकि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात किया तो सबसे पहले बात करता हूँ कि डीएनए होता क्या है। What is DNA? सबसे पहली बात, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए होता क्या है? डीएनए इज ए मटेरियल या is a component which is carry the genetic information from the parent। मतलब ये हुआ कि डीएनए इज ए components और it is a material which is carried from which is carry the genetic information genetic information which is carry the genetic information from
the parent called as DNA। अब देखो ये DNA के बारे में हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोला हूँ कि व्हाट इज डीएनए, डीएनए होता क्या है। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की डिसेंस हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और इसमें हमने कुछ ये कंपोनेंट बताया कि डीएनए इज ए कंपोनेंट और इट इज अ मटेरियल। डीएनए जो एक कंपोनेंट है या इसको हम मटेरियल भी बोल सकते हैं, विच इज कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, मतलब ट्रांसफर करता है फ्रॉम द पेरेंट से। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट से डीएनए इन्फॉर्मेशन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब यहाँ पे बात ये आ जाएगी, मान लो कि मेरे पास कोई पेरेंट था, ये मान लीजिए कि पेरेंट है, इससे न्यू ऑफिसिंग का प्रोडक्शन हुआ, ये न्यू ऑफिसिंग है, ये ओल्ड, इसको पेरेंट बोला, और ये जो है आपका न्यू है, जिसको ऑफस्प्रिंग बोला। अब देखो कि इसमें हमें क्या होता है, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या ट्रांसफर करता है। मान लीजिए कि इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो था, मान लीजिए कि इसका जो ब्लड ग्रुप ही बात करता है, इसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि O था और इसका ब्लड ग्रुप A था, A हो गया। पहले O था इसका ब्लड ग्रुप A हो गया, तो इसमें कुछ चेंजेज आते होंगे, कुछ क्या O था इसका A हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ होगा ब्लड ग्रुप में, कुछ ना कुछ चेंजेज हुए होंगे इस ब्लड ग्रुप में, जिसकी वजह से पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो O है, इसका ब्लड ग्रुप A हो गया। कुछ चेंजेज आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस यहाँ देखिए इतना कि जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है इसका ब्लड ग्रुप O है, बट जब प्रोडक्शन किया पेरेंट ने न्यू ऑफस्प्रिंग का, तो इसका ब्लड ग्रुप A हो गया, मतलब कुछ चेंज आए होंगे। यही चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना, कैरी करना। कुछ डीएनए के बारे में और बात करता हूँ। ये तो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या किया, कैरी किया, ट्रांसफर किया। बट यहाँ पे कुछ और बात आता है कि देखिए कुछ ऐसे मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक अभी तक जो बोला गया है एनसीईआरटी के द्वारा, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन होल वर्ल्ड, but some viruses and bacteriophage, but some viruses the RNA is a genetic material। देखिए in mostly organism DNA is a genetic material, but in some viruses like lambda 174 bacteriophage M13, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ये। बट इन सम वायरसेस लाइक lambda 174 bacteriophage and M13 DNA RNA is genetic material। RNA is a genetic material। देखो यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ बात बोले, जिसमें सबसे पहले बोला कि इन मोस्टली ऑर्गेनिज्म, यानी अधिकांशतः जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन मोस्टली ऑर्गेनिज्म डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट इन सम वायरसेस लाइक lambda 174 bacteriophage and M13 RNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल है
लैम्डा 174, बैक्टीरियोफेज एंड M13, ये तीनों का जो RNA जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये तीनों का जेनेटिक मटेरियल RNA है। यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बात। तो साथियों, अभी तक आपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में जाना, जेनेटिक मटेरियल के बारे में जाना, बट कुछ पॉइंट यहाँ पे और बचता है DNA के अकॉर्डिंग कि देखिए, सम वायरसेस जो होते हैं, मतलब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो उस प्रोकैरियोट्स का जो DNA होता है वो सर्कुलर होता है। कैसे होता है वो अभी मैं दिखाऊंगा। और जैसे कि ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो है वो यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोटिक का जो DNA होता है वो लीनियर होते हैं। और उसका भी अभी डिस्कस करता हूँ। पहले बात करता हूँ प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म का DNA होता है ना, सर्कुलर DNA होता है। सर्कुलर DNA। और ये ऐसे होते हैं। ये हो गया सर्कुलर DNA। यूकैरियोट्स का जो DNA होता है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स का DNA की बात करूं तो यूकैरियोट का DNA लीनियर होता है। ऐसे होगा। ये हो गया आपका यूकैरियोट्स का DNA। और यूकैरियोट्स के DNA के एग्जाम्पल की बात करूं तो ये ह्यूमन हो जाएंगे। ह्यूमन क्या है? यूकैरियोट। मंकी हो जाएंगे। मंकी क्या है? यूकैरियोट। और बहुत सारे ऐसे पशु हैं जैसे कैट, डॉग, ये सब छोड़ो, उतना इसमें याद नहीं रहना है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, ह्यूमन और मंकी। ये दोनों क्या है? यूकैरियोटिक है और उसका DNA कैसा होता है? लीनियर होता है। इतना छोड़िए, यूकैरियोटिक का DNA हमेशा लीनियर होगा और प्रोकैरियोट का DNA हमेशा सर्कुलर होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि प्रोकैरियोट का जो DNA होता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मतलब प्रोकैरियोट्स का DNA पहली बात ये सर्कुलर होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। बट जैसे हम यूकैरियोट की बात करूँ, यूकैरियोट का DNA होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर DNA होता है। हो गया? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ। अब कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो DNA को ऑब्जर्व करने के लिए दिखाया गया। DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको दिखाने के लिए दिया गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल बाय द वीडियो एंड मेथड्स। अभी कुछ ऐसे मेथड्स हैं, एक मेथड्स के बारे में जानता हूँ जैसे कि है डबल हेलिकल मॉडल। एक ऐसे मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बात करूंगा। डबल हेलिकल मॉडल is given by Watson and Crick. According to Watson and Crick, according to Watson and
क्रिक, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, तो डबल हेलिकल मॉडल में वॉटसन एंड क्रिक ने यह बताया, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज ए double stranded but DNA is a double stranded but right-handed but 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 coiling of coiling of DNA but coiling of DNA right but coiling of DNA is right right-handed called BDNA called BDNA। कहने का मतलब ये है कि वॉटसन एंड क्रिक जो था ना, उन्होंने अपने इस मॉडल में यह बताया कि अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक के अनुसार डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और यहाँ पे कुछ मिसिंग है और एंड एंटी पैरेलल चेन्स बट कॉइलिंग ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड। लेकिन जो डीएनए का कॉइलिंग है ना, डीएनए का जो कॉइलिंग होता है ऐसे होता है ना अरेंज, ऐसे होता है ना डीएनए का कॉइलिंग। तो ये जो डीएनए का कॉइलिंग है ना वो राइट हैंडेड होता है, इसीलिए इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, बी डीएनए बोलते हैं, इसीलिए इस डीएनए को बी डीएनए बोला जाता है। तो जब बी डीएनए के बारे में बात किए तो थोड़ा इसमें देख ही लेते हैं कि कैसे ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है। मान लीजिए कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक डीएनए हुआ है और एक यही 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन्स है और दोनों चेन क्या है, आपस में एंटी पैरेलल है। इसका मतलब यह है कि दोनों चेन जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शन होगा। लाइक ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये अपोजिट हो गया, ये 5 प्राइम ऊपर चला गया, 3 प्राइम नीचे आ गया। इसका मतलब दोनों क्या है, एंटी पैरेलल चेन है। तो इसमें लिख देता हूँ, इट इज एंटी पैरेलल चेन। और मान लीजिए कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मान लीजिए एडेनिन है और यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे थायमिन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ज्वाइंट होता है। और यहीं ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से क्या होता है, अटैच होता है। अब जब ये अटैच होता है ना तो एक और साइंटिस्ट आए कुछ मंथ बाद, एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था चारगाफ। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। और इसी फॉर्मूला को चारगाफ रूल्स बोलते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट डबल हेलिकल मॉडल बाय वॉटसन एंड क्रिक। और इसके अकॉर्डिंग एक न्यू साइंटिस्ट अपना फॉर्मूला दिए जिसका नाम था चारगाफ, और इस फॉर्मूला को चारगाफ फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। इस बारे में फर्दर डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन भी लगाऊंगा ताकि अच्छा लगे समझने में। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम बात किए थे चारगाफ रूल्स के बारे में, और चारगाफ ने एक जो रूल्स दिया वो था एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ये उसका रूल्स था। उन्होंने चारगाफ रूल्स ने ये बताया कि जो हमारे पास प्यूरिन्स हैं उसको अगर पाइरीमिडिन से डिवाइड कर दूं और उसका रेशियो 1 के इक्वल आ जाए तो ऐसे फॉर्मूले को हम चारगाफ रूल्स कहेंगे।
तो नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स, purines divided by pyrimidines is equal to 1 ratio. Then it call Chargaff rules. नोट कीजिए, इसको इरेज करता हूँ। मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स के अकॉर्डिंग के अनुसार प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स को अगर हम पायरिमिडिन्स से डिवाइड कर दूं और इज इक्वल टू 1 रेशियो, और वो उसका रेशियो 1 के इक्वल आ जाए, देन इट कॉल, तब उसको हम बुलाएंगे या कहेंगे चारगाफ रूल्स। अच्छा चलिए एक प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की बात कर ही लेता हूँ जब यहाँ बात हुआ तो। देखिए प्यूरिन्स क्या होता है। प्यूरिन्स में दो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स आता है एडेनिन और एक न्यूक्लियोटाइड्स आता है ग्वानिन्स। पायरिमिडिन्स की भी बात कर ही लेता हूँ। पायरिमिडिन्स में 3 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। इसमें फर्स्ट आता है थाइमिन, सेकेंड आता है साइटोसिन और थर्ड आता है यूरेसिल। कुछ यहाँ पे की पॉइंट है कि यूरेसिल जो है ना, नोट कीजिएगा, यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन RNA। और एक और नोट है, ये थाइमिन जो है ना, थाइमिन ओनली प्रेजेंट इन DNA। नोट कीजिए, इसको इरेज करता हूँ और चलता हूँ एक न्यू क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको एडेनिन का रेशियो 30% दिया है और आपसे पूछ रहा है कि जो साइटोसिन है उसका रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एडेनिन का रेशियो दिया रहेगा और साइटोसिन का रेशियो पूछेगा। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में अगर बात करूं, सॉल्यूशन, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो एडेनिन है ना, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन से कनेक्ट होता है, ज्वाइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडेनिन 30% है तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा थाइमिन के साथ, थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 60%। अब 60% जब बचा है तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में पूरा कितने परसेंटेज होंगे, टोटल कितने होंगे, 100%। टोटल है हमारे पास 100%, 100 है और ये कितना है 60%। तो 100 में से 60% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 40%। अब इसी 40% में से 20% साइटोसिन होगा, 20% ग्वानिन होगा। और वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है। अब अगर ये मेरे पास टोटल है 40%, इसका मतलब ये हुआ कि 20% क्या है, ग्वानिन है और 20% क्या है, साइटोसिन है। ये हो गया आंसर। क्या पूछ रहा था, साइटोसिन का परसेंटेज, एडेनिन है 30%, साइटोसिन कितना होगा, 20%। लिख देंगे ANS, आंसर में क्या लिखेंगे, साइटोसिन इज इक्वल टू 20%। इसको घेर देंगे।
तो साथियों, इस वीडियो को हम यही रखता हूँ और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसको आप देखिएगा। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको आराम से पढ़िएगा। जहाँ समझ नहीं आए मुझे कमेंट कीजिएगा और ये क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज कीजिएगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग चारग्राफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको डिस्कस कीजिएगा। नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।